तो नमस्कार दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन के ऊपर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब की जो जर्नी है उसे एक वीडियो में कवर करना तो इम्पॉसिबल है। तो हम लोग यहाँ पर अब बैक टू बैक अमिताभ बच्चन जी के ऊपर वीडियोस करने वाले हैं और आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ देखने और सुनने को मिलेंगी जो शायद आपको पूरे इंटरनेट पर अभी तक फ़िलहाल ना मिली हो। तो चलते हैं राम अवतार भाई के पास, जानते हैं अमिताभ बच्चन को लेकर वो क्या सोचते हैं, अमिताभ बच्चन उनके लिए क्या है और उनकी फैमिली की हिस्ट्री क्या रही है। तो राम अवतार जी। अमिताभ बच्चन के विषय में हम यही सोचते हैं कि उनसे बड़ा नायक भारत में आज तक पैदा नहीं हुआ। ये मेरा मानना है। अब इसको अमिताभ बच्चन की चमचागिरी कह लें या फिर जो भी कह लें, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन उनसे बड़ा नायक मेरे हिसाब से अभी तक पैदा नहीं हुआ भारत में। दूसरी बात यहाँ पे बिल्कुल, मैं ये कहना महानायक चाहूँ। का जो टैग है वो भी अमिताभ बच्चन के साथ ही लगा है, किसी और दूसरे एक्टर के साथ मतलब नहीं यूज किया जाता है। सही कहा। बिल्कुल। तो दूसरी बात मैं ये यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन मेरे लिए क्या है। तो अमिताभ बच्चन उनके बदौलत मैं यूट्यूब पे सक्सेस पाया। मैंने उनके कई वीडियोज़ हमने किए अमिताभ बच्चन पे, बैक टू बैक वीडियोज़ किए, कई वीडियोज़ किए, अच्छे बुरे जितने भी अमिताभ बच्चन पे वीडियोज़ आए लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया और उसके बदौलत चैनल काफ़ी ग्रो हुआ था मेरा। तो अमिताभ बच्चन मेरे मुझे लिए ये हैं। याद है पहला वीडियो शायद अमिताभ बच्चन की मर्द के ऊपर था आपके चैनल पे। हाँ हाँ, मर्द पे वो था और उसको लगभग उस समय 1 लाख लोगों ने देखा था। नया नया था, लगभग 1 डेढ़ महीने के अंदर उसको 1 लाख लोगों ने देखा था और अच्छा वीडियो चला था। और अमिताभ बच्चन का पर्सनली मेरे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा असर रहा है उनकी फिल्मों का। हालांकि उनकी फिल्में मैंने थिएटर में नहीं देखी, लेकिन जहाँ भी देखी है अमिताभ बच्चन की फिल्मों का काफ़ी प्रभाव है। खैर, तो विषयांतर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हम लोग, तो यहाँ वापस लौटते हैं कि उनके फैमिली हिस्ट्री पे। तो उनकी फैमिली हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। उनकी फैमिली हिस्ट्री को जानने के लिए अभी से हमें 400-500 साल पीछे जाना होगा। 400-500 साल पीछे मतलब कि वो दौर जब राजा महाराजाओं का दौर था। वर्तमान में अभी जो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है बस्ती, वो श्रावस्ती करके एक राज्य हुआ करता था, जहाँ पे राजा श्राव्य वहाँ पे शासन करते थे। तो राजा श्राव्य इतने सुशासन था उनका, इतना अच्छा शासन था कि लोग, उनके जो प्रजा लोग थे वो लोग उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उनका काफ़ी इज्जत करते थे। और इसी के चलते उन लोगों ने अपने नाम के पीछे सरनेम के तौर पे श्रीवास्तव ये लिखना शुरू किया, जिसमें अपने राजा को वो लोग सम्मान दे रहे थे। तो ये एक समय था जहाँ पे राजा कितना ये सम्मान हुआ और फिर वो समय बदलता गया, कुछ साल और आगे बढ़ा। जब समय आगे बढ़ा तो श्रीवास्तव जो था वो श्रीवास्तव हो गया, जो कि कायस्थ श्रीवास्तव अभी वर्तमान में जो हमारे भारत में है, ठीक ना। काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, धनाढ़ लोग होते हैं। तो इनका फैमिली था वो। तो इन्हीं फैमिली में एक अमिताभ बच्चन के भी फैमिली थे, यानी कि उनके दादा से और भी दादा पर दादा लोग थे। तो वो लोग उन्हीं के फैमिली से, इन्हीं श्रीवास्तव फैमिली से थे। तो उनके फैमिली में एक थे जिनका नाम रिकॉल हो रहा है मुझे, मनसा करके नाम था, मनसा श्रीवास्तव। वो सबसे जो पहला नाम आता है उनके फैमिली, हालांकि उनसे पहले भी लोग रहे होंगे, लेकिन जो मनसा जी जो थे वो वहाँ से एक अमोढ़ा नाम का गांव था। तो अमोढ़ा नामक गांव में बहुत सारे श्रीवास्तव लोगों की फैमिली थी। उन्हीं फैमिली में से माइग्रेट होकर मनसा चले आते हैं अपना यहाँ पे प्रतापगढ़, जो वर्तमान में प्रतापगढ़ है। तो प्रतापगढ़ चले आते हैं और प्रतापगढ़ में उनका फैमिली, फिर वहाँ पे कई पुश्तों तक उनकी फैमिली वहाँ पे रहती है और वहाँ पे उनका जीवन यापन चलता है। फिर एक दौर वो आता है जहाँ पे करीब 8-10 पुश्तों के बाद एक दौर आता है जहाँ पे अपने प्रताप नारायण करके जो होते हैं, जो अमिताभ बच्चन के दादाजी हैं, प्रताप नारायण जो है वो माइग्रेट होके चले आते हैं यहाँ प्रयाग, जो कि अभी प्रयागराज है। तो प्रयाग चले आते हैं और वो पेशे से, जो प्रताप नारायण जो थे वो पेशे से शिक्षक थे, ठीक ना। अंग्रेजों के दौर में वो शिक्षक थे, तो पेशे से वही काम करते थे वो। तो वहाँ से वो चले आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आके उनकी शादी होती है। उनकी शादी जो होती है सुरसती करके, जो अमिताभ बच्चन की दादी जी होती हैं, सुरसती करके एक महिला से होती है उनकी शादी। और वो जो इनका जो फैमिली होता है, इनके इनिशियल जो शुरुआती जो बच्चे होते हैं, ये जो इनका अमिताभ बच्चन जी के दादाजी का जो जिक्र कर रहा हूँ, प्रताप नारायण जी का, तो इनके जो शुरुआती जो बच्चे होते हैं उनमें से शुरुआती 4-5 बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब बड़ा दुखद होता है, सर्वाइव नहीं। एक्चुअली वो जो दौर था ना जहाँ पे बच्चे सर्वाइव नहीं करते थे, ये तो सामान्य सी बात है।
मेडिकल फैसिलिटी ऐसी थी नहीं, और चीज़ें उस वक्त बाल विवाह भी होता था, काफ़ी कम उम्र में चीज़ें हो जाती थी, तो बहुत बार सर्वाइव नहीं कर पाते थे बच्चे। मेडिकल फैसिलिटी एक सबसे बड़ा कारण था, तो नहीं किए। लास्ट में 6वें बच्चे थे हरिवंश राय बच्चन, जो सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, सर्वाइव कर जाते हैं और हरिवंश राय बच्चन सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन हरिवंश राय बच्चन का क्या होता है कि उनके फादर का हरिवंश राय बच्चन पे काफ़ी प्रभाव रहता है, अपने फादर का, उनके टीचर जो फादर रहते हैं उनका काफ़ी प्रभाव रहता है, और इसी कारण हरिवंश राय बच्चन का साहित्य के प्रति काफ़ी लगाव होता है। इतना ज़्यादा लगाव होता है कि वो साहित्य के प्रति काफ़ी रुचि लेने लगते हैं। और उसी दौरान क्या होता है कि इनकी शादी भी हो जाती है 25 वर्ष के उम्र में। अपने हरिवंश राय बच्चन साहब की पहली शादी होती है। अब यहाँ पे लोग ये कंफ्यूज ना हो कि ये अमिताभ बच्चन की माँ तेजी बच्चन नहीं है। ठीक है, ये अमिताभ बच्चन की माँ तेजी बच्चन नहीं है, जिनसे पहली शादी हुई थी इनकी हरिवंश राय बच्चन साहब। हाँ, श्यामा नाम है। हाँ, तो उनसे पहले उनकी शादी होती है, और इस शादी में क्या होता है कि काफ़ी एज गैप होता है। ठीक ना, मैं 25 साल बोल के थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक कर गया। इनका जो हरिवंश राय बच्चन के उस वक्त 18-19 वर्ष रहता है, और इनका जो श्यामा जी होती हैं उनका उम्र उस वक्त होता है लगभग 14 साल का। ठीक है, ये 4-5 सालों का एज गैप होता है। और इसके बाद क्या होता है कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद ये बीमार रहने लगती हैं श्यामा जी, और काफ़ी लंबी बीमारी के बाद उनका देहावसान हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, और हरिवंश राय बच्चन काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि उनको शादी विवाह या फिर इस प्रकार के चीज़ों से बिल्कुल ध्यान उपसा जाता है, मन उपसा जाता है। और इस दौरान उनके लाइफ में कुछ और 2-4 घटनाएं घटती हैं। उनके एक प्रिय मित्र रहते हैं, और उनकी पत्नी इनसे अच्छा पड़ता है हरिवंश राय बच्चन का, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके प्रिय मित्र और उनकी पत्नी का भी। और उनकी पत्नी जो थी वही इनकी कविता का इंस्पिरेशन रहती हैं हरिवंश राय बच्चन की, तो वो काफ़ी प्रेरित करती हैं इनको कविताएं लिखने के लिए। लेकिन उनका भी डेथ हो जाता है, और हरिवंश राय बच्चन काफ़ी अवसाद में चले जाते हैं। तो ये दौर चल रहा होता है। इसी दौरान फिर धीरे धीरे ये लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और इसी दौरान वो क्या करते हैं कि अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होते हैं, और पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि इनको वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में काम ऑफर होता है, यानी कुछ छोटे पद पे काम ऑफर होता है, जहाँ पे कुछ एक अंग्रेजी कवि जो थे उनके कामों को वो उस पर PhD उस पर कुछ रिसर्च स्कॉलर कर रहे थे, तो ये चीज़ें कर रहे थे वहाँ पे। तो उसी दौरान 1 साल तक वो यहाँ पे ये काम करते हैं, फिर वहाँ पे वो परमानेंट एक प्रोफेसर के तौर पे नियुक्त हो जाते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। ठीक है, वहाँ का जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो प्राचार्य रहते हैं, प्रिंसिपल रहते हैं, वो काफ़ी कोऑपरेट करते हैं इनको, अपने हरिवंश राय बच्चन जी को। अभी क्या होता है कि इस दौरान वो कविताएं लिखते रहते हैं, और इसी दौरान वो मधुशाला भी लिखते हैं, जो काफ़ी फेमस पोलिटिकल ये है हरिवंश राय बच्चन साहब की। तो मधुशाला पूरा भारत में काफ़ी प्रचारित होता है, और उसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि ये उसी मधुशाला के लिए वो कहीं पे गए होते हैं, उसी मधुशाला को लेकर कि हिंदी साहित्य का कोई ये चल रहा होता है, गोष्ठी रहता है वहाँ पे। उस कॉलेज के जो प्राचार्य रहते हैं और ये दोनों गए हुए होते हैं, वो शायद कहीं पे इधर दिल्ली के आसपास कहीं गए हुए होते हैं। और उसी दौरान उनको एक पत्र मिलता है अपने दोस्त का, जिनका नाम प्रकाश रहता है। प्रकाश जी का पत्र मिलता है बरेली से। वो कहते हैं कि भाई तुम वापस यहाँ से अपना प्रयागराज न जाके, और प्रयागराज में बोल रहा हूँ, प्रयाग न जाके सीधे, प्रयागराज तो वर्तमान में है ना, तो प्रयाग न जाके सीधे आप बरेली चले आओ, यहाँ आपके लिए कुछ सरप्राइज है। ठीक है, तो ये भी वहाँ दिल्ली से सीधे प्रयागराज न जाके ये चले आते हैं बरेली। बरेली पहुंचते हैं, और वहाँ पे प्रकाश और उनकी पत्नी जो रहती हैं वो इनको बताती है कि यहाँ पर आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है कि आपकी जो जितने भी कविताएं हैं उनकी एक प्रशंसिका यहाँ पे आई हुई है, और वो आपके काम को बड़ा प्रशंसा करती हैं। तो हरिवंश राय बच्चन को बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई कौन है ये प्रशंसिका। तो फिर अमिताभ बच्चन में बोल गया कि हरिवंश राय बच्चन बोल रहा था मुझे शायद ना। नहीं, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन मतलब। हाँ, तो हरिवंश राय बच्चन काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये प्रशंसिका कौन है। तब पता चलता है कि ये जो प्रकाश जी हैं
उनकी जो पत्नी है वो लाहौर के एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और उनकी जो उसी कॉलेज में एक और प्रोफेसर हैं वो इनकी प्रशंसिका, और ये दोनों गर्मियों के छुट्टी में यहाँ पे बरेली आई हुई हैं। तो वो प्रशंसिका इनसे मिलती है उसी दिन, और वो सामने जब आती है तो हरिवंश राय बच्चन उनको देखते रह जाते हैं कि क्या अप्रतिम सौंदर्य था उनका। ठीक है, उनके सौंदर्य और उनके व्यवहार से ये काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं हरिवंश राय बच्चन, और इनके मन में उत्कंठा जागती है वर्षों बाद कि भाई मेरे जीवन में जितने भी वेदनाएं हैं उनको कोई अगर हर सकती है तो यही महिला है। वो होती है अपना वो तेजी बच्चन होती है, जो बाद में इनकी पत्नी बनती है। तो तेजी बच्चन जो होती है वो वहाँ से वो 1-2 दिनों का जो टाइम फ्रेम होता है वहाँ पे बरेली में रुकने का, इसी दौरान दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे से शादी करेंगे। और ये बात भी होता है कि जो तेजी बच्चन की जो फैमिली होती है वो काफ़ी धनाढ़ लोग होते हैं। उनके फादर जो थे वो काफ़ी धनाढ़ व्यक्ति थे, लेकिन उन सबको उस धन संपत्ति को छोड़ के ये लास्ट में ऐसा यहाँ पे एक केस होता है कि ये वापस यहाँ बरेली से अपने हरिवंश राय बच्चन है वो चले आते हैं प्रयाग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। उसके बाद वो चली जाती है लाहौर, और उनसे वो लाहौर से समय मांगती है, जाते वक्त कह रहती है कि मैं लाहौर से अगले 15 दिनों में आऊँगी, वहाँ पे सब छुट्टी वुट्टी अप्रूव करा के फिर हम लोग शादी करेंगे। और वो इनके प्रेम में इतनी दीवानी होती है कि वो 15 दिनों से पहले ही आ जाती हैं और इन लोग कोर्ट मैरिज करता है। ये शादी हो जाती है, ये शादी होती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 21 जनवरी 1942 को। अच्छा, 21 जनवरी 1942 को ये शादी होती है दोनों की। और इस शादी में इनके तरफ से, लड़की के तरफ से जो रहते हैं वो गवाह के रूप में साइन करते हैं अपने ये प्रकाश जी जो रहते हैं वो साइन करते हैं, और लड़के के पक्ष से हरिवंश राय बच्चन के एक दोस्त होते हैं वो साइन करते हैं। तो ये शादी हो जाती है। तो इसी दौरान फिर क्या होता है कि इनके फादर का भी, हरिवंश राय बच्चन जी के फादर का भी डेथ हो जाता है। अब बचती है उनकी माँ। ठीक है, ये चीज़ें भी हो रही होती हैं, पैरेलल चल रहा होता है ये सब चीज़ें। अभी क्या होता है कि अमिताभ बच्चन का जन्म अभी तक नहीं हुआ है। अमिताभ बच्चन का जन्म अगले कुछ दिनों में होता है 11 अक्टूबर 1942 को, उसी फ्रेम में। लेकिन यहाँ पे 11 अक्टूबर 1942 से जस्ट पहले एक दिन की घटना है, जस्ट उससे एक दिन पहले की घटना है 10 अक्टूबर की। 10 अक्टूबर को क्या होता है कि सुबह सुबह का समय होता है और हरिवंश राय बच्चन एक सपना देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन एक सपना देखते हैं कि उनके घर का जो पूजा घर है वहाँ पे उनके फादर रामायण का पाठ कर रहे हैं, और वो एक ऐसा कोई रामायण की चौपाई पढ़ रहे होते हैं जिससे ये पता चलता है कि उनके घर में राजा आने वाला है, यानी कि हरिवंश राय बच्चन के घर में। तो वो अपनी पत्नी को उठाते हैं, कुछ देर बाद सपना से ये जाग जाता है और अपनी पत्नी को उठाते और कहते हैं कि अभी मैंने साक्षात अपने पिताजी को सपने में देखा है और उन्होंने कहा है कि हमारे घर में राजा आने वाला है, यानी राम लक्ष्मण आने वाले हैं, यानी कि हमारे घर में बेटा आएगा। तो ये बड़ा आश्चर्यचकित हो जाती हैं तेजी बच्चन। लेकिन अगले ही शाम को फिर इनको लेबर पेन होता है, इनको नर्सिंग होम में भर्ती कर दिया जाता है, और वहाँ पे फिर अमिताभ बच्चन का जन्म होता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट क्या होता है कि ये जो है एक बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो, जिन्होंने अमिताभ बच्चन का नाम रखा था, सत्यविजय भाई, सुमित्रानंदन पंत। हाँ, क्विज है, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत के साथ क्या सीन था कि वो जाड़े के समय में वो यहाँ पे इलाहाबाद आया करते थे, प्रयागराज आया करते थे। वहाँ पे कुछ समय तक के लिए वहाँ पे अपना वो टाइम फ्रेम 2-4 दिनों 5 दिनों के लिए वहाँ पे रुकते थे, उनका ये शौक था। तो इनसे जब ये साहित्य की दुनिया में हरिवंश राय बच्चन भी काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे, तो इनकी भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो हरिवंश राय बच्चन से मिलने के लिए आए अपने सुमित्रानंदन पंत। तो ये अमिताभ बच्चन के जन्म से जस्ट कुछ दिनों के पहले की बात है। तो मिलने के लिए आए तो तेजी बच्चन ने कहा कि आप हमारे यहाँ क्यों नहीं रुक जाते हैं, हमें भी अच्छा लगेगा। तो सुमित्रानंदन पंत ने ये बात स्वीकार कर लिया कि चलिए फिर आपके यहाँ रुक जाते हैं। तो इस तरह से जिस दिन अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ उस दिन इन्हीं के मेहमान थे, हरिवंश राय बच्चन के ही मेहमान थे सुमित्रानंदन पंत। तो उसी शाम को जिस शाम को जन्म होता है, अगले दिन उनको देखने के लिए ये भी पहुंचते हैं, सुमित्रानंदन पंत भी नर्सिंग होम। और अमिताभ बच्चन को देखते ही उनको देखते हैं कि एक गोरा चिट्टा बच्चा पैदा हुआ है, काफ़ी मजबूत है,
यहाँ पे एक खास इन्फॉर्मेशन दे दे कि अमिताभ बच्चन के जन्म के समय में लगभग उनका वजन 3 kg 800 ग्राम के आसपास था। ठीक है। हाँ बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन है ये। रामदार भाई आपके अंदर तो डिटेलिंग जो है ना कमाल की है। मतलब गजब यार। मतलब मेरा खुद बच्चा हुआ अभी 1 1.5 साल का हो गया, मुझे एग्जैक्ट वजन याद नहीं है कितना वजन था उसका। मतलब तारीफ मतलब मानना पड़ेगा सच में यार। चलो तो कंटिन्यू। उस बच्चे को देख के अपने सुमित्रा नंदन पंत उनको कहते हैं कि भाई ये तो अमिताभ है। अमिताभ मतलब अमिटाभा, एक ऐसा प्रकाश जो कभी मिट नहीं सकता है। ठीक ना। तो अमिताभ को देख के, उनकी आंखों को देख के ये बात बोलते हैं सुमित्रा नंदन पंत, और ये बात जच जाता है तेजी बच्चन और हरिवंश राय बच्चन जी को कि इसका नाम हम लोग अमिताभ रखेंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये आता है इनके नाम को लेकर, ये लोग तय कर लेते हैं कि इनका नाम अमिताभ ही होगा। लेकिन इनके जो हरिवंश राय बच्चन जिस कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो उस कॉलेज के जो प्राचार्य रहते हैं, प्रिंसिपल रहते हैं, वो कहते हैं कि अभी भारत में काफ़ी आंदोलन चल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, तो इनका नाम स्वतंत्रता पे आधारित इनकलाब रख दिया जाए, इनकलाब श्रीवास्तव। ठीक है। ये वो सजेस्ट करते हैं, अपने जो प्रोफेसर साहब रहते हैं इनको सजेस्ट करते हैं हरिवंश राय बच्चन को, लेकिन बड़ा जचता नहीं है इन लोगों को, और ये लोग अमिताभ के साथ ही जाना पसंद करते हैं, और इस तरह से उनका नाम अमिताभ रह जाता है। हालांकि ये कोई पहला टाइम नहीं था कि उन प्रोफेसर ने कोई एकमात्र समय नहीं कि इनको सजेस्ट किया। अमिताभ बच्चन के जब अगले भाई जो आए 4 साल बाद, उनके अगले भाई का जो जन्म हुआ, अजिताभ बच्चन का जब जन्म हुआ, तो उनका नाम भी उन्होंने सजेस्ट किया था कि देश लगभग आज़ाद होने के कगार पे था, तो इनका नाम आज़ाद रख दिया जाए, आज़ाद श्रीवास्तव अजिताभ का। लेकिन उस वक्त भी सुमित्रा नंदन पंत संयोग से इलाहाबाद में थे, प्रयागराज में ही थे, और एक बार फिर से उन्होंने सजेस्ट किया कि अमिताभ का भाई तो अजिताभ होना चाहिए, और इस तरह से अजिताभ। तो यानी दोनों भाइयों के नामकरण में सुमित्रा नंदन पंत जी का बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो एक का नाम हो जाता है इनकलाब और एक का हो जाता आज़ाद है। आज़ाद। हाँ हाँ, अगर उन प्राचार्य साहब का बात अगर मान लिया जाता तो हाँ, ये चीज़ें हो जाती है। अब यहाँ पे ये चीज़ें भी होना है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं ये सब क्या है कि स्वतंत्रता से पहले की घटना है, और इन घटनाओं में पैरेलली स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता, ये बातें रिकॉल करने वाली बातें, पैरेलली चीज़ें चल रही हैं। अभी क्या हो रहा है कि एक दौर ऐसा भी रहता है कि इलाहाबाद में इनके जो कविताएं होती हैं, ये अपने हरिवंश राय बच्चन की, हाँ, ये स्वतंत्रता पे कुछ कविताएं भी लिखते हैं, जिनको पूरे इलाहाबाद में जो लोग स्वतंत्रता सेनानी लोग होते हैं वो गाते भी हैं, काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं इनके लिखे हुए पंक्तियाँ। इवन जो मधुशाला जो इन्होंने लिखा था, मधुशाला जब महात्मा गांधी इलाहाबाद में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक सभा करते हैं, तो वहाँ पे लोग इनको अपने हरिवंश राय बच्चन जी को भी इनवाइट करते हैं, लेकिन ये खास तौर पे बैन करते हैं कि भाई मधुशाला आप वहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये शराब का गुणगान करता है। लेकिन ये बात बोलते हैं तो वो गांधी जी से पर्सनली मिलते हैं हरिवंश राय बच्चन, और पूछते हैं उनसे कि क्या आपको मेरे से आपत्ति हो सकती है क्या? तो कहते हैं पहले सुनाओ तो फिर मैं बताऊं कि मुझे आपत्ति होगी या नहीं। और ये कुछ पंक्तियां सुनाते हैं, और गांधी जी कहते हैं कि ये तो अच्छी है, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और फिर भरी सभा में ये मधुशाला सुनाते हैं। मधुशाला को लेकर एक बहुत एक परसेप्शन बन गया था उन दिनों की, मधुशाला जिसने लिखी है वो बंदा अव्वल दर्जे का शराबी है, व्यभिचारी है, तभी ऐसा चीज़ लिख सकता है। ठीक ना। तो ये चीज़ें बनी थी उस वक्त, मिसकंसेप्शन था। हालांकि यहाँ पे पैरेलली स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, और स्वतंत्रता आंदोलन में हरिवंश राय बच्चन भी अपना योगदान देते हैं। इवन तेजी बच्चन का भी एक योगदान क्या रहता है कि जब आज़ाद हिंद फौज का घोषणा कर देते हैं अपने सुभाष चंद्र बोस साहब, तो ये भी जो उनका जो रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड होता है उसमें ये भी पार्टिसिपेट करती हैं तेजी बच्चन, ये भी उनके परेड ये सब में पार्टिसिपेट करती हैं, जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म हो चुका है। ये सब चीज़ें पैरेलली चल रही होती हैं। तो ये घटनाएं हैं। अब यहाँ पे ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि भारत विभाजन के लिए उस वक्त जो चीज़ें प्रयास हो रहा था और भारत में दंगे हो रहे थे, उनका प्रभाव भी अमिताभ बच्चन के लाइफ में पड़ता है। ठीक ना। उनका प्रभाव कुछ यूँ पड़ता है कि एक दिन का घटना होता है कि इनका जिस क्षेत्र में ये लोग रहते थे उस क्षेत्र में दंगे हो जाते हैं,
और अमिताभ बच्चन एकदम बिल्कुल रिकॉल करते हैं इस चीज़ को कि दंगे हो गए हैं, उनके घर के जितने भी बच्चे हैं और ये हैं उनको छत पे भेज दिया गया है, दंगाई आने वाले हैं। उसके फादर और उनके एक मौसा जी रहते हैं, जो उनके मौसा और मौसी उन लोग माइग्रेट होकर लाहौर से आए हुए होते हैं। तो और वो लोग आए हुए होते हैं, तो वो लोग भी इन्हीं के यहाँ ठहरे हुए होते हैं। तो ये लोग डरे सहमे से वहाँ दुबके हुए हैं। फिर पता चलता है कि दंगाइयों को पुलिस ने ये कर लिया है और पुलिस ने कंट्रोल कर लिया। तो इस प्रकार चीज़ों का अमिताभ बच्चन के लाइफ पे काफ़ी प्रभाव रहा कि दंगे हो रहे होते हैं उस समय, तो वो खास रिकॉल करते हैं अपने इंटरव्यूज़ में ये चीज़ें होती हैं। तो खैर, तो ये तो शुरुआती सिचुएशन है कि ये चीज़ें हो रही हैं। अमिताभ बच्चन का, अजिताभ बच्चन दोनों का जन्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, और इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि अमिताभ बच्चन के जो फादर रहते हैं हरिवंश राय बच्चन, उनको सीखने की हमेशा काफ़ी ललक रहती है। और इसी ललक के चलते वो सोचते हैं कि हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके, यहाँ पे लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके, ब्रिटेन में जाके अपने जो इंग्लिश के प्रोफेसर रहते हैं इलाहाबाद में, तो अपने इंग्लिश के पढ़ाने के तरीक़ों को, अपने प्रोफेसर को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। और इसमें उनको मदद करते हैं अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू मदद करते हैं, उनको पैसे वैसे अरेंज करते हैं और उनको वहाँ भेजते हैं। और जहाँ से वो सीखते हैं वहाँ पर अगले करीब 8 महीने रहते हैं, 8-9 महीने रहते हैं कैम्ब्रिज में, और वहाँ से फिर वापस आते हैं यहाँ पे अपने कॉलेज में पढ़ाने के लिए। लेकिन इससे पहले क्या होती है घटना, यहाँ पे एक और घटना, बड़ा दिलचस्प घटना है कि जब इनकी जो शादी हुई है, हरिवंश राय बच्चन की शादी तेजी बच्चन के साथ, ये दोनों अलग, एक अभी वर्तमान समय में इस प्रकार का अंतर्जातीय विवाह बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये चीज़ें 1940 के दशक में, हाँ 1940 के दशक में अगर ये चीज़ें देखी जाए तो बड़ा यूनिक चीज़ था। पूरे शहर में इस बात का चर्चा था, पूरे प्रयाग में इस बात का चर्चा था कि भाई एक अंतर्जातीय विवाह हुआ, जहाँ पे एक कायस्थ श्रीवास्तव ने एक पंजाबी सिख से शादी किया है। तो ये घटनाएं थी, और ऊपर से इनका लिटरेचर पे योगदान तो काफ़ी प्रसिद्ध थे अपने हरिवंश राय बच्चन। तो इसी प्रसिद्धि का ये फ़ायदा इनको मिला कि यहाँ जो ये लोग रहते थे इलाहाबाद में, तो ये लोग रहते थे ना, अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू का फैमिली वहीं रहता था। तो ये लोग इनको इनवाइट करते हैं अपने यहाँ खाने पे, चाय और खाने पे इनवाइट करते हैं। तो जहाँ इंदिरा गांधी भी होती हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी होते हैं, इसी पार्टी में इंदिरा गांधी कहती हैं कि भाई मैं आप लोगों से काफ़ी प्रभावित हूँ, और आप लोगों की इस साहसिक कार्य, मतलब इस शादी से, इस साहसिक कार्य, इस शादी से काफ़ी कुछ मेरे लाइफ का भी चैप्टर बदलने वाला है। दरअसल उन दिनों इंदिरा गांधी और इनका फिरोज गांधी का अफेयर चल रहा होता है। ठीक है, तो वो साहस नहीं जुटा पा रही होती है कि शादी हो जाए, हम लोग का भी शादी हो जाए। और इनके शादी से उनको काफ़ी साहस मिलता है, और कुछ दिनों के बाद ये उनका शादी हो जाता है, जिसमें तेजी बच्चन और हरिवंश राय बच्चन खास तौर पे परफॉर्म करते हैं, कुछ पाठ करते हैं, कुछ परफॉर्म करते हैं, कुछ कविताएं सुनाते हैं उनके शादी में। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो इनके शादी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, फिरोज गांधी और अपने इंदिरा गांधी के शादी में। तो यहाँ से क्लोजनेस शुरू होता है, क्लोज हो जाते हैं दोनों फैमिली, गांधी फैमिली और बच्चन फैमिली। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद वो तो स्कॉलरशिप जो इनको मिलता है लंदन जाने के लिए, जहाँ पे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी मदद करते हैं, जहाँ पे इवन राष्ट्रपति और उस समय शिक्षा विभाग के जो मंत्री थे वो लोग भी मना कर देते हैं। तब ये मिलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इनको मदद करते हैं, स्कॉलर दिलाते हैं कि आप जाइए और पढ़िए। तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू इनको और भी बहुत सारा वर्क ऑफर करते हैं। जैसे कि उस वक्त एक डिसाइड किया गया था कि अपने जो देश में उस वक्त जो भी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन होता था या फिर जो भी कार्रवाइयाँ होती थी अंग्रेजी में होती थी, तो ये डिसाइड किया गया था कि इसको हम लोग हिंदी को प्रमोट करेंगे। तो एक ऐसे शख्स की आवश्यकता थी संसद में जो बंदा ट्रांसलेट का काम कर सके, जिसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों बड़ी अच्छी हो, और इस पोस्ट में उनको काम दिलवाते हैं अपने कौन, ये जवाहरलाल नेहरू हरिवंश राय बच्चन जी को। और इस तरह से इनकी फैमिली और अच्छे स्थिति में पहुंच जाती है। हालांकि आर्थिक तंगी थी शुरू में, लेकिन समय के साथ ये चीज़ें बदलने लगती हैं। और इसी दौरान यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा कि इसी दौरान इनकी अपने अमिताभ बच्चन की मुलाकात होती है इनसे, राजीव गांधी से। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 7-8 साल के बच्चे होते हैं, और इसी दौरान इनकी मुलाकात होती है। हालांकि उससे पहले राजीव गांधी एक बार इनके जो अमिताभ बच्चन का बर्थडे पार्टी होता है वहाँ पे आते हैं,
उनको गोद पे लेके आई होती है इंदिरा गांधी। उस बर्थडे पार्टी क्या रहता है, वो एक ये था फैंसी ड्रेस का पार्टी रहता है, जहाँ पे अमिताभ बच्चन फौजी बने होते हैं और इनको राजीव गांधी को गोद में उठा के लाती है इंदिरा गांधी, और उनको एक धोबी बना के वो लाती हैं जिसके गट्ठर होता है, और उसी तरह का धोती वोती पहना के लाती हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद वो अपने कपड़ा को नहीं संभालने सक रहे होते हैं राजीव गांधी, तो फिर उनके कपड़े को चेंज करके उनको कुर्ता पैजामा और गांधी टोपी पहना दी जाती है, जहाँ से अमिताभ बच्चन इन पे कमेंट करते हैं कि भाई तू तो नेता बनेगा, राजीव गांधी पे। अच्छा। प्रिडिक्शन था, अमिताभ बच्चन का ये प्रिडिक्शन था। और फिर ये लोग जब इनको जब हिंदी ट्रांसलेटर का काम मिल जाता है, तो ये लोग प्रयाग से ये माइग्रेट होके क्या मतलब प्रयाग छोड़ के ये लोग चले आते हैं दिल्ली, जहाँ पे इनको अच्छा खासा जगह मिलता है रहने के लिए, अच्छा खासा बंगला मिलता है। और इन्हीं दिनों पता चलता है कि इंदिरा गांधी अपने बच्चों को दून स्कूल पढ़ने के लिए भेज रही हैं, राजीव को और ये को, अपने बेटों को, दोनों को, संजीव को, तो उनको भेज रहे हैं। तो इसी वक्त ये लोग भी डिसाइड करता है, बच्चन फैमिली भी डिसाइड करता है, ये हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी डिसाइड करती है कि हम भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजेंगे। तो अब दून स्कूल काफ़ी महंगा था, ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उसके बाद ये लोग ऑप्शन तलाशते हैं। तो इनको शेरवुड स्कूल नैनीताल का काफ़ी फेमस स्कूल है, तो शेरवुड स्कूल इन लोग भेजने का प्लान करते हैं, जहाँ पर अमिताभ बच्चन के एक दोस्त पढ़ रहे होते हैं, पड़ोसी पढ़ रहे होते हैं, तो उनसे अमिताभ बच्चन की भी दोस्ती काफ़ी रहती है। तो ये लोग उसी तर्ज पे शेरवुड स्कूल अमिताभ बच्चन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। अब शेरवुड स्कूल का किस्सा भी बड़ा अजीब है, जहाँ से अमिताभ बच्चन को एक्टिंग का शौक चढ़ता है और अमिताभ बच्चन एज ए एक्टर वहाँ से निखरना शुरू कर देते हैं। खैर, अभी शेरवुड स्कूल जाने वाला पार्ट हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अमिताभ बच्चन के फैमिली का ये हिस्ट्री है। अब भाई इस पे बहुत सारे पार्ट और भी, बहुत सारी पार्ट और भी जो कि हम छोड़ के चले आए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मोनोटोनस हो जाए और लोग अमिताभ बच्चन को जानने के लिए अमिताभ बच्चन के फैमिली पे ही दबे न रह जाएं। तो हम लोग अगले एपिसोड में अमिताभ बच्चन पे चले आएंगे। तो फिलहाल ये अमिताभ बच्चन की फैमिली हिस्ट्री थी। अब चलिए, तो इस वीडियो में राम अवतार भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ जानने को मिली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे सच में बिल्कुल नहीं पता थी। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे हम लोग ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे की जर्नी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल के साथ ज़रूर बने रहें।